जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जैसा कि हम जेकेएसएसबी का इंग्लिश पोर्शन जो है रिवाइज कर रहे थ्रू एमसीक्यूज। अपने पहले सेशन में जो ऑलरेडी हो चुका है उसमें हमने प्रपोजिशन और आर्टिकल्स को कवर किया था। आज के इस सेशन में हम इडियम फ्रेजेस और मॉडल्स को कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यू। तो आई हाईली रिकमेंड यू आर, पहले आप वीडियो के क्वेश्चन को सुनेंगे, क्वेश्चन को खुद आंसर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो मैं एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत रेलिवेंट होगी, आप उसको भी देखेंगे और साथ साथ कहीं पे पेन डाउन करें। सो बिना टाइम वेस्ट कर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ये सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो वहीं से मैंने उठाए ताकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बताई जाए। पहला आपका कहता है, पहले हम ईडियम फ्रेजेस के कुछ 8-10 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मॉडल्स पे चलेंगे। तो पहला आपका ईडियम फ्रेज है, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, तो बताओ इसका क्या मीनिंग है। टू रन अवे फ्रॉम डेंजर, टू एक्ट ब्रेवली इन डिफिकल्ट सिचुएशन, टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बताओ, देखो ईडियम फ्रेजेस एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत डायनेमिक है, कोई भी ईडियम फ्रेजेस पूछे जा सकते हैं, आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है टू एक्ट ब्रेवली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। देखो, बुल अगर सामने से आ रहा है, कोई उसको हॉर्न से पकड़ रहा है, उसके सिंगल से पकड़ रहा है, तो इसका मतलब है ना कि वो डिफिकल्ट सिचुएशन को भी ब्रेवली फेस कर रहा है। तो इसका बेसिकली यही मीनिंग होता है, टू एक्ट ब्रेवली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। मतलब जब आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को बोल्डली और डायरेक्टली उस पे उसके अगेंस्ट काम करते हो, तो उस चीज को हम बोलते हैं टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ठीक है। अब ऐसे ही हम एक इडियम पढ़ेंगे, इसके साथ एक दो एग्जाम के लिए देख लेंगे। जैसे आपको एग्जाम में पीवाईक्यू है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है वर्क लेट एट नाइट। मतलब जब आप रात को देर रात तक जाग के काम करते हो, तो वो ईडियम होता है बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। मतलब स्ट्रगल करना, रात को भी जाग जाग के काम करना, ये याद कर लेना। फिर जैसे आपको अगर एग्जाम में आ जाता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब मान लो कोई काम है, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम स्टार्ट करी, उसकी वजह से डेवलपमेंट बाय लीप्स एंड बाउंड्स हो रही है। इसका मतलब है कोई चीज बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस करी है, तो वेरी फास्ट प्रोग्रेस के लिए ये इडियम यूज होता है, वेरी फास्ट प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। ऐसे ही एक एक इडियम पढ़ेंगे, उसके साथ एक दो एग्जाम ओरिएंटेड देख लेंगे। बाकी इडियम्स एंड फ्रेजेस वाली जनरल इंग्लिश की प्लेलिस्ट में एक लेक्चर पड़ा हुआ है, वो लगा लो, वो सब इंपॉर्टेंट है। ये वाली भी इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट करो, बाकी थोड़ी बहुत और इंपॉर्टेंट देख लेना। बाकी सारे इडियम फ्रेजेस तुम याद नहीं रख सकते, इनमें से आनी हुई एग्जाम में आ जाएगी, नहीं आएगी तो वो फिर वही है कि आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के करना होता है। तो बर्न द मिडनाइट आइल का मतलब होता है वर्क लेट एट नाइट, और बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत फास्ट प्रोग्रेस करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एट द 11th और, बताओ इस इडियम्स का क्या मतलब है, एट द 11th और, वेरी अर्ली। मतलब यार देखो, टोटल 12 घंटे में 11वें घंटे आप काम कर रहे हो, 11वें घंटे में जाके किसी काम को खत्म कर रहे हो, तो आप जल्दी कर रहे हो। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट विदाउट प्लानिंग ऑन टाइम। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, मतलब लास्ट समय में जाके कोई भी चीज करना जस्ट बिफोर द डेड लाइन, ठीक है। लास्ट मोमेंट से पहले जाके किसी काम को करना, उसको बोलते हैं एट द 11th आवर, ठीक है। अब कुछ और देख लेते हैं। जैसे आपका एक इडियम पूछता है कट अ सॉरी फिगर, ठीक है, कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है मेक अ बैड इंप्रेशन, ठीक है। जब आप किसी जगह पे किसी चीज की वजह से बैड इंप्रेशन आपका बन जाता है, उसके लिए आप बोल सकते हो कट अ सॉरी फिगर इन फ्रंट ऑफ हिम हर, जो भी आप बोलना चाहोगे, ठीक है। अब एक इडियम पूछता है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ठीक है। हर एक क्लाउड की एक सिल्वर लाइनिंग होती है, ठीक है। इसका मतलब होता है हर एक क्लाउड, क्लाउड को यहाँ पे कंसीडर किया बैड सिचुएशन के साथ, क्या बैड सिचुएशन के साथ। तो सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है गुड थिंग, गुड थिंग, समथिंग गुड, ठीक है। तो कहता है कि हर एक क्लाउड में एक सिल्वर लाइनिंग होता है, इसका मतलब हर एक बैड सिचुएशन के अंदर भी कुछ ना कुछ सही होता है। कई बार हमारी लाइफ में कोई चीजें चल रही होती हैं, कोई बैड सिचुएशन चल रही होती है, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि बहुत गंदा फेस है हमारा, दिस दैट ये वो, बट एट द एंड वो तुम्हें कुछ सिखा के ही जाता है, तो अगली बार से तुम अलर्ट हो जाते हो। मतलब हर एक बैड सिचुएशन में कोई ना कोई अच्छी चीज भी होती है, उसके लिए इडियम है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ये तो आप नहीं बोलोगे आप, ठीक है, क्योंकि आप सबकी लाइफ में कभी ना कभी वो बैड सिचुएशन तो आई ही होगी, सबकी लाइफ में आती है। नेक्स्ट देखो, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बताओ क्या होता है इसका मीनिंग। टू क्रिएट अ नॉइसेंस, क्रिएट करना। टू रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कैट को बैग से बाहर करना, ठीक है। टू बिहेव फुलिशली, बिहेव करना। टू क्वारल विद समवन, झगड़ा करना किसी के साथ। तो बताओ, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मीनिंग होता है टू रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली। जब आप किसी सीक्रेट को डिस्क्लोज कर देते हो, ऑफन बाय मिस्टेक, ऐसे भी आ सकता है ऑफन बाय मिस्टेक, आपने क्या किया है किसी सीक्रेट को डिस्क्लोज कर दिया, तो वहां पर आप बोल सकते हो टू लेट द कार आउट ऑफ द बैग, ठीक है। और क्या, एक दो और देख लेते हैं।
जैसे अगर पूछे टर्न आ डीफ ईयर, टर्न आ डीफ, देखो ये जो मैं इडियम फ्रेजेस पढ़ा रहा हूँ ये अलग हैं, जो मैंने वीडियो डाली है उससे अलग जो इंपॉर्टेंट है वो आज बता रहा हूँ आपको। मैंने वैसे पढ़ाया हुआ इडियम्स, देखो जनरल इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में जाओ, साथ साथ काम खत्म किया करो यार। आपने क्या कर, मैं आपको पिछले दिन ही टॉपिक मेंशन कर देता हूँ, सुबह मॉर्निंग में व्हाट्सएप में बता देता हूँ शाम को किसका एमसीक्यू का रिव्यू सेशन है, तो दिन को उसको पढ़ा करो ना। तो जब मैंने आज आपको टॉपिक मेंशन किया तो आपको पढ़ना चाहिए था, मॉडल्स पढ़ने चाहिए थे। मैंने आपको बुक भी बताई है, केडी कैंपस की बुक से मॉडल्स पढ़ लेते, वहां से ईडियम फ्रेजिंग इंपॉर्टेंट देख लेते, या मैंने यूट्यूब चैनल में डाला है वहां से देख सकते, जैसे रानी मैम है यूट्यूब में अच्छा पढ़ाते हैं वहां से पढ़ सकते थे। भाई तुम पढ़ा करो ना, फिर शाम को टेस्ट दिया करो, तुम्हारे भी क्वेश्चन निकले, ठीक है। तो मैं अभी वीडियो के एंड पे जो मैं वीडियो डालूंगा उसको देख लेना, ईडीएम फ्रेजेस और मॉडल्स की मैंने वीडियो पढ़ाई हुई है, और आप जनरल इंग्लिश में प्लेलिस्ट में जाके उसको कवर कर सकते हो, तो अभी साथ साथ ही कवर कर लेना, ठीक है। टर्न अ डीफ ईयर, मतलब किसी को डीफ ईयर देना, मतलब बहरे की तरह सुनना किसी की बात। तो बहरे की तरह सुनना मतलब आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, क्या मतलब है इग्नोर करना किसी को, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड अगर ईडीएम पेपर में आता है उसका मतलब होता है अंडर सस्पिशन, ठीक है, अंडर सस्पिशियन, ठीक है। मतलब जब कोई चीज सस्पिशियस है, मतलब वो उसमें कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, तो जब आप किसी चीज को सस्पिशियस मानते हो, सस्पिशन में रखते हो, उसके लिए हम यूज करते हैं अंडर अ क्लाउड, ठीक है। दिस इज क्लियर, तो कोई इशू यहाँ पे नहीं होना चाहिए। टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, वो नहीं बात का बतंगड़ बनाना, छोटी सी बात के पहाड़ी जितना बड़ा बताना, ठीक है, ये वो वाला है, ठीक है। टू क्रिएट समथिंग बिग, टू वर्क वेरी हार्ड, टू एक्सेजरेट अ स्मॉल प्रॉब्लम, टू इग्नोर एन इशू, ठीक है। मतलब एक रुई जितनी बात का एक पहाड़ बनाने का मतलब है टू एक्सेजरेट अ स्मॉल प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा करके बताना, ओवर रिएक्ट करना माइनर इशू में, ठीक है। छोटी से इशू पे ओवर रिएक्ट करना, उसके लिए हम यूज करें टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, ठीक है। अब इसके साथ मिलते जुलते कुछ एक दो देख रहे हैं, जैसे एन अप हिल टास्क, अप हिल टास्क बोल रहा है, अप हिल मतलब पहाड़ी चढ़ने जितना टास्क। तो आप मुझे बताओ, एक आपको अगर पहाड़ी चढ़नी पड़े, वो आपके लिए इजी टास्क है डिफिकल्ट टास्क, तो डिफिकल्ट टास्क है, तो इसका अगर एग्जाम में आएगा तो आप करोगे डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, सिंपल है यार, आप कर लोगे। फिर कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी, तो जब भी आपको एग्जाम में कॉक और बुल की कोई स्टोरी नहीं है, जब भी आपको कॉक एंड बुल स्टोरी बोलेगा तो आप बोलोगे फॉल्स स्टोरी, गलत स्टोरी, ठीक है। कॉक एंड बुल स्टोरी का इडियम का मतलब होता है फॉल्स स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट चलो, टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, इसका मतलब बताओ क्या है। टू स्टे सेफ रहना, टू मैनेज जस्ट इनफ मनी फॉर बेसिक नीड्स, टू अवॉइड डेंजर, टू बिकम रिच, टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, देखो इसका मतलब होता है मैनेज करना जस्ट इनफ मनी से फॉर बेसिक नीड, मतलब जो आपके पास इनफ जस्ट जितनी होनी चाहिए उतनी मनी से आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे हो, उसका मतलब होता है टू कीप द वर्ल्ड फ्रॉम द डुअल। इसी तरह एक मिलता जुलता होता है मेक बोथ एंड मीट्स, मेक बोथ एंड मीट, मतलब आपके पास उतना ही पैसा है कि आपके एक्सपेंसेस मीट हो रहे हैं, ठीक है, आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर पा रहे हो, मैनेज एक्सपेंसेस, ठीक है, मैनेज एक्सपेंसेस, ठीक है। देखो जैसे इसका मतलब था टू कीप द वर्ल्ड फ्रॉम द डुअल, इसका मतलब होता है सरवाइव करना बहुत लिमिटेड इनकम के साथ या रिसोर्सेज के साथ। इसी तरह मेक बोथ एंड्स का मीट मीट होने का मतलब है कि आप अपने एक्सपेंसेस को मीट कर पा रहे हो, जस्ट अपने एक्सपेंसेस को, मतलब अपने खर्चों को मीट कर पा रहे हो, ठीक है। फिर एक पूछता है ईट हम्बल पाई, ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इडियम फ्रेज कहीं से पढ़े, ये नहीं पढ़ा तो गड़बड़ है, ठीक है। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है एडमिट मिस्टेक, अपनी गलती को मानना, एंड अपोलोजाइज, और अपोलोजाइज करना, ठीक है, एंड अपोलोजाइज, ठीक है। दिस इज, एक बार रिवाइज करवा दूंगा, सारे 8-10 ही तो है, पहले देख लो। नेक्स्ट, टू मेक बोथ एंड मीट, ये हमने देख लिया। टू अर्न अ लॉट, नहीं, टू लिव विद इन वंस इनकम, टू वर्क डे नाइट, इसका कोई नहीं, टू कंप्लीट अ टास्क नहीं, टू लिव विद इन वंस इनकम, मतलब जितनी आपकी इनकम है उसी में रहना, ये होता है टू मेक बोथ एंड्स मीट, ये मैं ऑलरेडी भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, मतलब अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना अपनी लिमिटेड इनकम के साथ। नेक्स्ट देखो, टू टेक समवन फॉर अ राइड, टू टेक किसी को राइड के लिए लेके जाना, ये इसका ये मतलब, टू टेक समवन फॉर अ राइड, इसका मतलब टू ट्रैवल विद समवन, भाई इतना सिंपल थोड़ी होता है। टू चीट और डिसीव, किसी को धोखा देना, टू एंटरटेन करना, टू हेल्प समवन, टू चीट और डिसीव। टू टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब होता है टू चीट और डिसीव करना, ठीक है, ट्रिक करना या डिसीव करना किसी को। नेक्स्ट कुछ एक दो देख लेते हैं, जैसे बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, नहीं रीढ़ की हड्डी नहीं बोलते यार, वो कबाब में हड्डी, ऐसा कुछ है, बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। मतलब कई बार कोई लॉ शॉ बनाती है ना गवर्नमेंट,
तो बीच में कोई ऐसी चीज रख देती है जो हमेशा फिर कोर्ट में जाता है, वो एक बोन ऑफ कंटेंशन है, मतलब एक डिस्प्यूट का कारण है, ठीक है। जैसे कुछ एरियाज होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन रहते हैं, मतलब सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, उन दोनों के झगड़े का कारण रहते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर, इतना तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब खुद का बीन बजाते रहना, खुद की ही बीन बजाते रहना, मतलब खुद की तारीफें करते रहना। वो होते हैं ना बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदे, ठीक है, जो खुद की तारीफें करते रहते हैं, मैं ये, मैं वो, मैं दिस, मैं दैट, ठीक है। एट द एंड सब मिट्टी है, कोई कुछ नहीं है। तो ये ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है प्रेज करते रहना खुद की, ठीक है। टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग, किसी चीज के ऊपर कोल्ड वाटर डालना। देखो यार, इसका मतलब क्या होगा? कोई चीज गर्म है या कोई चीज अच्छी है, उसके ऊपर अगर आप ठंडा पानी डाल देते हो तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा उस चीज को खत्म कर देना, डिस्करेज कर देना। मतलब मान लो किसी इंटरेस्ट को खत्म, मान लो अब हमारी क्लासेस रेगुलर आ रही हैं, मैं 4 दिन क्लास ना लूं, तो वो मतलब हो गया टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन स्टडीज। तो मतलब मैंने क्या की दिया, स्टडीज पे ठंडा पानी डाल दिया, मतलब अब वो में डिस्करेज, एक तरह की अपोजिशन हो रही है, मतलब इंथुजियाज्म खत्म हो रहा है, इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, ठीक है। इसी तरह होता है इन द डोल्ड्रम्स, इन द डॉल ड्रम्स, ये भी पूछता है। इन द डॉल ड्रम्स का मतलब होता है इन अ डिप्रेस्ड या इनएक्टिव स्टेट, मतलब जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, इनएक्टिव स्टेट में हो, इन अ डिप्रेस्ड और इनएक्टिव स्टेट, तो उसके लिए यूज करते हैं इन डॉल ड्रम, ठीक है, इनएक्टिव स्टेट, ठीक है। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या होता है? ठीक है, टू प्रे, सिंसियरली प्रे करना, टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड वर्क करना, उसके बाद टू अटेम्प्ट द इम्पॉसिबल को अटेम्प्ट करना, टू मेक एक्सक्यूजेस। तो बताओ, टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या होता है? बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखो, इसका मतलब होता है कि मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है, मतलब हेवन से लेकर अर्थ तक एफर्ट मारना आपने, मतलब टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, या हम ऐसे बोल सकते हैं हर एक पॉसिबल एफर्ट मारना किसी चीज को लेने के लिए, उसके लिए बोलते हैं टू मूव हेवन एंड अर्थ, ठीक है। इसी तरह होता है टू ब्लेज अ ट्रायल, टू ब्लेज अ ट्रायल, ठीक है। इसका मतलब होता है टू बी फर्स्ट टू डू समथिंग, मतलब किसी चीज को करने वाला, टू बी फर्स्ट टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। जैसे मान लो किसी ने वैक्सीन बनाई, जैसे कोविड 19 की किसी ने वैक्सीन बनाई पहली, तो हम बोलेंगे टू ब्लेज अ ट्रायल उसके लिए, ठीक है। मतलब टू बी द फर्स्ट टू डू समथिंग। टू टिल्ट एट विंड मिल्स, टू टिल्ट एट विंड मिल्स का मतलब होता है टू एक्ट कवर्डली, टू फाइट इमेजिनरी एनिमीज, टू वर्क विदाउट रेस्ट, टू डिफेंड वन सेल्फ ब्रेवली, ठीक है। ये ना बहुत अच्छा एक फ्रेज है, ठीक है। इसका मतलब होता है टू फाइट इमेजिनरी एनिमीज, मतलब जैसे हम कई बार सपनों में लड़ते रहते हैं ना, हमारी इमेजिनेशन में किसी के साथ लड़ाई होती है और हम ही जीतते हैं, मतलब अपने में ही प्रो मैक्स। तो एक नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम से लड़ना, इल्यूजन से अपनी इमेजिनेशन में लड़ते रहना, ठीक है, उसके लिए यूज होता है टू टिल्ट एट विंड मिल्स, ठीक है। एंड द लास्ट इडियम, इसके बाद हम मॉडल्स देखेंगे। टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ये तो बिल्कुल कॉमन सा है, स्लीपिंग डॉग्स को लाई रहने दो, मतलब वो बोलते हैं गड़े मुद्दे मत उखाड़ो, तो मतलब टू अवॉइड रीस्टार्टिंग एन ओल्ड कन्फ्लिक्ट, मतलब एक ओल्ड कन्फ्लिक्ट को वापस शुरू मत करो, अवॉइड करो डिस्कसिंग पास्ट डिस्प्यूट टू प्रेजेंट ट्रबल, ठीक है। टू प्रिवेंट ट्रबल से बचने के लिए पास्ट के डिस्प्यूट मत, मतलब वो बोलते हैं गड़े मुद्दे आप मत उखाड़ो, तो वो वाला हो गया ये, ठीक है। सर आपने बहुत से पढ़ा दिया, एक बार ना जल्दी जल्दी में इनको रिवाइज कर लेंगे, फिर मैं मॉडल्स पे स्विच करूंगा। ऐसे क्या फायदा? पहला था हमारा टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब बुल को हॉर्न से पकड़ना, इसका मतलब किसी भी सिचुएशन को ब्रेवली फेस करना, ठीक है। बर्न द मिडनाइट मतलब रात रात जाग के स्ट्रगल करना, मेहनत करना। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब होता है बहुत फास्ट ग्रोथ होना। 11th और होता है मतलब बस डेडलाइन के पहले जाके काम करना। कट अ सॉरी फिगर मतलब एक बैड इंप्रेशन किसी पे छोड़ना। हर एक क्लाउड की एक सिल्वर लाइनिंग होना, मतलब हर एक बैड सिचुएशन में कुछ ना कुछ गुड होता है, ये याद रखो। नेक्स्ट, टू लेट द कार आउट ऑफ द बैग, कार को कैट को बैग से बाहर आने देना, मतलब अपने सीक्रेट को अनइंटेंशनली बाय मिस्टेक जो है वो रिवील कर देना। टर्न अ डीफ ईयर, किसी को इग्नोर करना। अंडर क्लाउड मतलब अंडर सस्पिशन रहना। उसके बाद टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल, एक छोटे से इशू का बढ़ा चढ़ा के बताना। एक अप हिल टास्क मतलब डिफिकल्ट टास्क। कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब फॉल्स स्टोरी, ठीक है। फिर हमने देखा टू कीप वॉल्व फ्रॉम द डूअर, मतलब आपने इनफ जो मनी से जस्ट जो आपकी मनी है उससे आपकी बेसिक नीड्स का पूरा होना। मेक बोथ एंड्स मीट मतलब अपने एक्सपेंसेस को जस्ट मैनेज करना। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है एडमिट मिस्टेक और अपोलोजाइज, ये हमने देख लिया। अपनी इनकम के जितना ही रहना, दैट इज टू मेक बोथ एंड्स मीट। टू टेक समवन फॉर अ राइड मतलब किसी को धोखा देना। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है एक सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट किन्हीं के बीच में। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब अपनी तारीफें करते रहना।
टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग टू डिस्करेज और अपोज इंथुसियाज्म, या कोई एक्टिविटी मतलब जैसे मैं घूमने जाना चाहता है तो वो कोई एक बंदा उसमें ठंडा पानी डाल दे, लास्ट मौके पे प्लान कैंसिल कर दे, वो चीज आ गई। ठीक है, इनकी डोल्ड्रम्स मतलब होता है डिप्रेस स्टेट में, इनएक्टिव स्टेट। जैसे वो बोलते हैं ना यार कि मतलब सर्दियों के टाइम में जो पोलर बियर्स वगैरह होते हैं वो चले जाते हैं डोल्ड्रम्स में, मतलब वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं अंदर। ठीक है, डिप्रेस या इनएक्टिव स्टेट में। तो मूव हेवन एंड अर्थ मतलब एक्सट्रीमली हार्ड काम करना। ब्लेजर ट्रायल का मतलब होता है पहला बनना किसी चीज को करने वाला। टिल्ट एट विंड मिल्स का मतलब होता है इमेजिनरी एनिमीज अपने बनाना प्रॉब्लम से लड़ना। और लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब होता है अवॉइड करना रीस्टार्टिंग एन ओल्ड कंफ्लिक्ट को स्टार्ट करना। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये कुछ इडियम फ्रेजेस जो हमने एक पोर्शन कवर कर लिया। अब सेकंड पोर्शन में हमारे मॉडल्स हैं। ठीक है, मॉडल से पहले मैं आपको 2 मिनट रिवाइज करवाऊंगा मॉडल्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स की क्वालिटी बताऊंगा। मॉडल्स क्या होते हैं, दिस दैट, ये सब आप वहां पर देख लेना, मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल्स एग्जाम में जो पूछता है, एक तो कैन कुड पूछता है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट मॉडल में बताऊं। देखो कैन क्या बताता है, कैन आपकी कैपेसिटी बताता है, मेरी एबिलिटी प्रेजेंट में, कि भाई मैं 3 घंटे लगातार लेक्चर पढ़ा सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है। ठीक है, तो दिस इज आई आई कैन टीच फॉर 3 आवर्स। ठीक है, ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ। कैन आपकी कैपेसिटी बताएगा। कैन परमिशन के लिए भी यूज होता है, बट परमिशन के लिए इनफॉर्मल वे में, जब हम मतलब मान लो अपने दोस्तों से बोल रहे हैं या ओरल कम्युनिकेशन में बोल रहे हैं, तो इनफॉर्मल वे में अगर किसी से परमिशन लेनी देनी हो तो हम कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसका कुड का यूज कहां पर होता है, कुड अब पोलाइट रिक्वेस्ट में, सबसे पोलाइट रिक्वेस्ट का वे कुड माना जाता है। ठीक है, कुड यू प्लीज गिव मी दिस। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना हम। उसके बाद अगर आप कुड पास्ट में आपकी एबिलिटी बतानी हो, ठीक है, कि मैं जब बच्चा था, जैसे वो हमारे मोहल्ले में या कई जगहों पे, हर एक मोहल्ले में कोई एक बंदा फेमस होता है ना, वो बोलते हैं जब अब उनकी थोड़ी एज हो जाती है, उनकी बातें कोई नहीं सुनते, वो बोलते हैं जब हम जवान होते थे, हम 25 साल पैदल, 25 किलोमीटर, सॉरी 25 किलोमीटर पैदल जाके स्कूल जाया करते थे, हम जंगलों से लकड़ियां लाया करते थे, ऐसी मारते हैं ना। तो पास्ट में अपनी एबिलिटी, आज तो फूडे होती है वो, पास्ट एबिलिटी। ठीक है, पास्ट टेंस ऑफ कैन, पास्ट टेंस ऑफ कैन, तो कैन का पास्ट टेंस कुड, मतलब जब आप नरेशन करोगे आगे मैं बताऊंगा, कैन की जगह कुड में वो ट्रांसफर हो जाता है। दिस इज क्लियर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैन कैपेसिटी बताता है प्रेजेंट में, कुड बताता है पास्ट में। कैन परमिशन के लिए भी इनफॉर्मल वे में यूज होता है, कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पास्ट में एबिलिटी बताने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मे और माइट। ठीक है, मे और माइट, मे और माइट कहाँ कहाँ यूज है, देखो। मे सबसे पहले पॉसिबिलिटी बताता है, किसी चीज के होने की मतलब पॉसिबिलिटी कितनी है, तो वो मे बताता है। माइट भी पॉसिबिलिटी बताता है, बट माइट वहां पर आता है जब जहां पे बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी हो, किसी चीज की लेस पॉसिबिलिटी हो, वहां पर माइट यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर। मे का यूज फॉर्मल परमिशन में होता है, मे आई कम इन सर, फॉर्मल वे में। ठीक है, फॉर्मल परमिशन में मे का यूज करते हैं हम। ठीक है, और मे विश के लिए भी यूज होता है, यू मे लिव लॉन्ग। ठीक है, स्पेकुलेशंस के लिए या विशेस के लिए भी हम मे का यूज करते हैं, यू मे लिव लॉन्ग। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना हम, वहां पर मे का यूज करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको एग्जाम में शुड भी पूछता है भाई, शुड या आउट टू पूछता है, शुड या आउट टू, ये कहाँ पर यूज होता है, शुड आउट टू का यूज होता है अगर आपको किसी को एडवाइस करनी हो। ठीक है, यू शुड अबे योर पेरेंट्स, ऐसे हम एडवाइसेस करते हैं ना, तो वो वहां पर शुड यूज होता है, आउट टू भी वहीं यूज होता है। फिर अगर किसी की कोई मॉरल ड्यूटी है, वहां पर भी हम शुड का यूज करें। बच्चे कंफ्यूज होते हैं शुड और मस्ट में। देखो मस्ट वहां पर लगता है जहां पर कंपल्शन है। ठीक है, कंपल्शन मतलब करना ही करना है भाई, ऑप्शन नहीं है, मतलब जहां पे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। जैसे मान लो अगर आप नहीं करोगे तो आपको सजा होगी, ऑब्लिगेशन है आपकी। ठीक है, तो मतलब वहां पर आप शुड नहीं यूज करोगे। ठीक है, मतलब अगर आप किसी का मर्डर कर दोगे, मतलब हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे यू शुड नॉट डू, मतलब मर्डर विद समवन, ऐसा कुछ ऐसे वर्ड्स थोड़ी यूज करेंगे। वहां पे तो कंपल्शन है कि आप नहीं कर सकते, अगर करोगे तो बाय लॉ आपको सजा मिलेगी। ठीक है, तो जहां भी कंपल्शन या स्ट्रॉन्ग एब्लिगेशन होगी वहां पर आप मस्ट यूज करो, बस इतना याद रखना। ठीक है, इसी तरह एक वुड भी यूज होता है, ऐसे तो बहुत है यार, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। वुड जो है वो आपकी पास्ट में बचपन की कोई हैबिट है उसके लिए यूज होता है। वुड रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है, और ये भी पोलाइट वे में रिक्वेस्ट है, बट यहाँ पर ऑफर वाला एंगल भी थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, वुड यू प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं ना। और इसको ऐसे भी बोलते हैं, जैसे मान लो कि हम ऐसे बोलें कि तुम मेरे साथ कहीं पे बाहर चलोगे घूमने। ठीक है, तो वहां पर भी हम वुड यूज कर, मतलब यहाँ पर एक तो रिक्वेस्ट भी है, पूछ भी रहे हैं, और दूसरा उसको ऑफर भी दे रहे हैं कि तू भी चल साथ। ठीक है, तो वहां पर भी वुड यूज होता है। और पास्ट टेंस ऑफ विल का वुड तो होता ही है, पास्ट टेंस ऑफ विल। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको बता दिए। अब क्वेश्चन देखते हैं, ऑल दो मॉडल्स वाला लेक्चर आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा ये। कैन आपकी कैपेसिटी बताता है,
परमिशन के लिए भी यूज होता है। इनफॉर्मल में कुड आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पास्ट एबिलिटी के लिए यूज होता है, ठीक है, पास्ट कैपेसिटी के लिए। मे जो है पॉसिबिलिटी के लिए, फॉर्मल परमिशन के लिए, विश के लिए भी यूज होता है, माइट लेसर पॉसिबिलिटी के लिए, शुड ऑट टू एडवाइस या मॉरल ड्यूटी के लिए, मस्ट कंपल्शन या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के, वुड पास्ट हैबिट पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए वगैरह यूज होता है, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आपको कुछ चीजें नहीं भी यहाँ पे मैं बता दूंगा। ऑल दो आपको मॉडल्स का लेक्चर देखना, देखो यार मैं रिवीजन सेशन पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन सेशन में इतना ही पढ़ाया जाता है, और आपको मैंने बहुत सी चीजें वहां पे पढ़ाई हुई है ना। तो मैंने लेक्चर नहीं डाला हो तो मैं तब बोलूं, मैंने डाले हुए। जनरल इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, जनरल इंग्लिश प्लेलिस्ट अवेकनिंग क्लासेस, लिखोगे प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहां पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आपने देखने कोई पैसा नहीं लग रहा, यूट्यूब में ये सब कुछ, ठीक है। और क्वालिटी के साथ बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन कहता है, दिस रिजल्ट इज सरप्राइजिंग, ये रिजल्ट सरप्राइजिंग है। द डेटा डैश हैव बीन मिसकैलकुलेटेड, हमें लगता है कि डेटा जो है वो मिसकैलकुलेट हुआ है, ठीक है, मिसकैलकुलेट हुआ है। माइट हैव बीन मिसकैलकुलेटेड, मस्ट हैव बीन मिसकैलकुलेटेड, शुड हैव बीन मिसकैलकुलेटेड, या वुड हैव बीन मिसकैलकुलेटेड। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिजल्ट सरप्राइजिंग है, तो डेटा जो है वो मिसकैलकुलेट हुआ है, ठीक है। अब पहली बात तो वो एश्योरेंस के साथ नहीं बोल रहा है, वो एक अनसर्टेनिटी को यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। डेफिनेट सर्टिनिटी नहीं है कि मतलब डेटा जो है वो मिसकैलकुलेट हुआ है, और भी रीजन हो सकता है, बच्चा खुद भी मार्क्स भी ले सकता है, ठीक है, या उसके मार्क्स खराब भी आ सकते हैं, तो इसमें माइट यूज होगा। तो डेटा माइट हैव बीन मिसकैलकुलेटेड, दिस रिजल्ट इज सरप्राइजिंगली द डेटा माइट हैव बीन मिसकैलकुलेटेड, ठीक है। अनसर्टेनिटी है ना यहाँ पे, सर्टन नहीं है, श्योर नहीं है। शी डैश स्पीक 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, वो अच्छी तरह से 5 लैंग्वेजेस बोल सकता है, तो ये उसकी कैपेसिटी है। कैन कुड माइट मस्ट क्या आएगा, कैन आएगा, प्रेजेंट की कैपेसिटी है ना, शी कैन स्पीक 5, ये तो नहीं बोल रहा कि मतलब पास्ट में ऐसे करता था, पास्ट होता तो कुड आता। नेक्स्ट देखो, ही डैश प्ले द वायलिन व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा था तो वायलिन बजाता था, ठीक है, जब वो बच्चा था तो वो वायलिन बजाता था, तो बताओ इसका क्या आएगा, वुड आएगा, कुड आएगा, शुड आएगा, या माइट आएगा, तो बताओ। जब वो बच्चा था वो वायलिन बजाता, तो वायलिन को बजाना एक उसकी क्या है, एक उसकी कैपेबिलिटी है, बट ये उसके बचपन की कैपेबिलिटी है, मतलब पास की कैपेबिलिटी, तो पास की कैपेबिलिटी के लिए क्या आएगा, कुड आएगा, ठीक है। जनरल जो एबिलिटी होती है पास्ट में, उसके लिए हम कुड यूज करते हैं, ठीक है, यूज टू भी यूज करते हैं। देखो यूज टू भी याद करो, यूज टू आपकी पास्ट हैबिट्स के लिए यूज होता है, पास्ट की हैबिट के लिए हम जैसे वुड यूज करते हैं ना, वैसे यूज टू भी यूज करते हैं, बट यहाँ पर बात हो रहा है कि वो वायलिन बजा लेता था जब वो बच्चा होता था, मतलब उसमें ये कैपेबिलिटी थी कि वो वायलिन बजा सकता था, ठीक है। नेक्स्ट देखो 16 क्वेश्चन आपका क्या आता है, यू डैश हैव सबमिटेड द फॉर्म अर्ली, नाउ द पोर्टल इज क्लोज्ड, आपको अपना फॉर्म पहले सबमिट करना चाहिए था, अब पोर्टल क्लोज, अब उस साथ में शायद आज फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, जिसे नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। तो यू डैश हैव सबमिटेड द फॉर्म अर्लियर, नाउ द पोर्टल इज क्लोज, मतलब आपको फॉर्म पहले सबमिट करना चाहिए था, अभी पोर्टल क्लोज हो गया, तो बताओ इसका क्या है, शुड, मस्ट, माइट, या कुड, क्या क्या आएगा इसमें। देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, जो शुड है ना, इसका आता है शुड ही है, यू शुड हैव सबमिटेड, आपको पहले करना चाहिए था, पोर्टल क्लोज है, शुड, देखो शुड हैव, और उसके साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, शुड हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है अनफिलफिल्ड ड्यूटी, आपकी कोई अनफिलफिल्ड ड्यूटी, मतलब जो ड्यूटी आपको करनी थी बट आपने नहीं किया, बाद में उसको रिग्रेट करो, तो उसको अनफुलफिल्ड ड्यूटी के लिए हम शुड हैव यूज करते हैं, ठीक है। यू शुड हैव बीन सबमिटेड, या यू शुड हैव सबमिटेड द फॉर्म अर्लियर, नाउ द पोर्टल इज क्लोज, ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, यू डैश टच इलेक्ट्रिकल वायर्स विद वेट हैंड्स, आपको गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल वायर्स को छूना नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे बताओ, एडवाइस दे दोगे किसी को कि गीले हाथों से इलेक्ट्रिक वायर को नहीं पकड़ना, या स्ट्रिक्ट वार्निंग दोगे, ठीक है, उसको मना करोगे। तो अगर तो आप उसको जस्ट एडवाइस देना चाहते हो तो शुड नॉट यूज करो, और अगर आप उसको एक तरह से स्ट्रिक्ट वार्निंग या प्रोहिबिशन कर रहे हो तो आप मस्ट नॉट यूज करोगे, मस्ट कंपल्शन के लिए होता है। तो भाई यहाँ पर तो एक तरह की स्ट्रिक्ट वार्निंग ही है, तो मस्ट नॉट यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है आपको अच्छे से, इसलिए वहां पर क्वेश्चन को समझना है कि वहां पर क्या बात हो रही है, वहां पर स्ट्रिक्ट कंपल्शन बेटर लगेगा या कुछ बेटर लगेगा। ऑल्दो जेकेएसएस भी इतना डिफिकल्ट पूछता नहीं है, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं आते हैं जेकेएसएस मॉडल्स के क्वेश्चन, अब लेक्चर देखो कवर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें पता करना है कि किसमें गलती है, एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन है, ये भी आपके मॉडल्स के भी हैं। ही शुड हैड इन्फॉर्म्ड अस अर्लियर, वी वर वेटिंग, उसको हमें पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, हम उसका वेट कर रहे थे, ठीक है,
पहली बात तो शुड के साथ हैड लगा है, शुड के साथ हैव लगना था, शुड के साथ हैव लगना था, शुड के साथ हैव लगता है। ही शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस अर्लियर वी वर वेटिंग। शुड हैव वहां पर भी यूज होता है जहां पर पास्ट में कोई एक्सपेक्टेशंस की बात हो, ठीक है। तो मतलब हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हमें बताएगा, हमें इन्फॉर्म करे, बट उसने नहीं किया, हम उसका वेट कर रहे थे, तो ही शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस अर्लियर। तो शुड के साथ हैव आना था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, यू आउट नॉट टू स्पीक लाइक दिस टू योर एल्डर्स। आपको अपने घर के बड़ों के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। क्या इसमें क्या गड़बड़ है बताओ? इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें नो एरर आएगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। देखो, आपको पता है आउट टू जो है बेसिकली वो कहां पर यूज करते हैं अगर किसी को हमें सजेशन एडवाइस करें, तो ये यू आउट नॉट टू स्पीक लाइक दिस, मतलब आपको अपने बड़ों के साथ ऐसे बात नहीं करनी, तो ये भी एक एडवाइस है। और जो आउट टू होता है ना, आउट नॉट टू बोलो या आउट टू बोलो, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है स्पीक, कोई स्पोक नहीं लगा, स्पोक लगा होता तो इसमें गलती होती, ठीक है। तो ये चीजें समझोगे आप। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन इज, ही नीड नॉट टू वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। ये मैंने इसलिए डाला है ना क्योंकि अब आपको मैंने ये बोल दिया कि अगर आउट टू लगा है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब आप सोचोगे नीड नॉट टू लगा है, नीड नॉट लगा है, इसके साथ भी टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, नीड नॉट के साथ टू नहीं लगता है। ही नीड नॉट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो नीड नॉट के साथ टू यूज नहीं होता है, ही नीड नॉट आना था। क्या आना था? ही नीड नॉट, ये नहीं, ही नीड नॉट वरी आना था, टू वरी नहीं आना था, ठीक है। टू वरी में गड़बड़ है, ये हमें बताना है किसमें गड़बड़ है। तो टू वरी में गड़बड़ है, टू नहीं आना था यहाँ पे। ही नीड नॉट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ठीक है। तो ये याद कर लेना कि टू वरी नहीं होता है, नीड नॉट के आगे टू नहीं आता है, ठीक है। नीड नॉट वरी डायरेक्ट आपको लिखना था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और आपको थोड़े बहुत मॉडल्स की चीजें और इडियम फ्रेजेस कुछ इंपॉर्टेंट आपको कवर है, बाकी आप वीडियो देख लोगे। मैंने आपको बुक भी बता दी, अपने चैनल की वीडियो बता दी, और सेंटर के रानी मैम से भी आप पढ़ सकते हो, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर टू यू। अब ये आपका मॉक टेस्ट शेड्यूल था जूनियर असिस्टेंट का। अब यहाँ पर 2 मिनट मेरे ले लेना, मैंने आपको कुछ बताया, उसके बाद मैं कल का टॉपिक बताऊंगा, कल आपको क्या पढ़ना। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपको हार्डली सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में यूट्यूब पे। अगर पसंद आ रही है, अगर नहीं आती तो मत करना, अगर आती है तो कर दिया करो यार, मुझे भी फिर उधर से ही पता चलेगा तुम्हें आ भी रही है कि नहीं आ रही पसंद, ठीक है। अब सबसे पहली बात, ये आपका मॉक टेस्ट शेड्यूल था। आपने 29 दिसंबर को पहला जनरल अवेयरनेस का टेस्ट दिया, फिर 2 जैन को इसका सेकंड टेस्ट हुआ इंडिया वाले पोर्शन में, फिर जम्मू कश्मीर का आपका 5 जैन को टेस्ट हुआ। इस टेस्ट में बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आप जम्मू कश्मीर को अच्छे से पढ़ लो, अभी आपका 8 जैन को टेस्ट होना है, ठीक है। आज 6 है तो कल परसों आपका टेस्ट है, तो परसों के लिए अच्छे से पढ़ना और परसों टेस्ट दे देना, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक इसमें एनरोल नहीं किया, ये सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, ये सारे आपको एक ही जगह पे मिलेंगे। आपने सिंपली गूगल में जाना है, awakeningclasses.in लिखना है गूगल में जाके, और हमारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी, वहां से आप एज ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, और यहाँ से आप इन टेस्ट में खुद को रजिस्टर करो, और वहां पे आप जाके चार्जेस देख लेना, बहुत मिनिमल चार्जेस, बट देख लेना एक बार, फिर आप ले लोगे, ठीक है। तो आप इसमें इनरोल करो, टेस्ट दो, अच्छे से पढ़ो। आपके लिए टेस्ट बना, अब 8 जैन को आपका सेकंड टेस्ट है, और जम्मू कश्मीर के जो पोर्शन में टेस्ट हुए बच्चों के कम मार्क्स आए, मतलब 20 में से 15 से कम मार्क्स काफी बच्चों के, तो वो मैं नहीं चाहता, आपको पढ़ के टेस्ट देने चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब जो कल का आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, देखो इससे पहले जो मैंने प्रपोजिशन और वो वीडियो डाली वो भी कवर करो ना। ऐसे क्या चल रहा है हवा में? मतलब जैसे आपने मान लो आप अभी जुड़े हो तो आपको जीके इंडिया के लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। पीछे 10-15 दिन से ही मैंने ये सीरीज स्टार्ट की, जिसमें हम रोज एमसीक्यू का हम रिवीजन सेशन इवनिंग में लेते हैं, मॉर्निंग में या उसी दिन में किसी टॉपिक नेक्स्ट डे के बता देता हूँ। इसमें हमने जीके इंडिया कवर कर ली, जम्मू कश्मीर कर लिया, अब हम इंग्लिश कवर, उसी अकॉर्डिंगली आपके जो है सेक्शनल टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। अब आपका कल का टॉपिक रहेगा, कल आप तो एक नरेशन कर लेना, ठीक है, ये थोड़ी कंसेप्चुअल चीज है, ये आप कर लेना, और कंसेप्चुअल चीज प्रोनाउन कर लेना, ठीक है। और बाकी आपके जंबल वर्ड के भी मैं कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा, जंबल सेंटेंसेस जो होते हैं इनके भी डाल दूंगा। और तो जंबल सेंटेंसेस तो बंदा पेपर में जाके ही करता है, इसमें सीखने वाला तो कुछ इतना है नहीं, बट नरेशन और प्रोनाउंस अच्छे से पढ़ के आना, कल इन 3 टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे। ऑल दो मैंने इसमें इंग्लिश के इतने टॉपिक्स है, बट सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले नहीं है, बट मेरी कोशिश रहेगी आने वाले 2 या 3 लेक्चर में मैं आपको इंग्लिश पूरा कवर करवा दूंगा एमसीक्यू रिवीजन के थ्रू। उसके बाद हम कंप्यूटर पे स्विच करेंगे, बट आप सबका मुझे कमेंट सेक्शन में साथ और आपकी प्रेजेंस चाहिए होती है वीडियोस में, तब मुझे भी लगता है शायद आप लोग पढ़ रहे हो तो फिर मैं भी एक्स्ट्रा मेहनत करता हूँ। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।